स्टूडेंट्स हम डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंट न्यूज़ के बारे में और उससे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है हमारे यूपीएससी के एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट उसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। फर्स्ट न्यूज़ स्टूडेंट यहाँ पे एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के बारे में ईडी के द्वारा दिल्ली के जो चीफ मिनिस्टर हैं उनको यहाँ पे सम्मन किया गया। दिल्ली के चीफ मिनिस्टर के द्वारा जो सम्मन की जो गाइडलाइंस हैं उनको नहीं फॉलो किया गया। इसके अलावा अगर हम बात करें स्टूडेंट्स एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के रिगार्डिंग में एक न्यूज़ आपको राजस्थान से रिगार्डिंग भी एक न्यूज़ आज के न्यूज़पेपर के अंदर में वहाँ का जो एंटी करप्शन ब्यूरो है उनके द्वारा ईडी के एक ऑफिसर है उनको अरेस्ट किया गया है वहाँ पे राजस्थान के अंदर में। तो स्टूडेंट्स आप देखें कि यहाँ पे जो सेंटर का जो एजेंसी है स्टेट का जो एजेंसी है उनके बीच में एक कन्फ्लिक्ट का जो सिचुएशन है वो क्रिएट हुआ। अपोजिशन पार्टीज के द्वारा यहाँ पे जो एलिगेशन है वो लगाए जाते हैं कि सेंटर की गवर्नमेंट के द्वारा एज ए पॉलिटिकल वेंडेटा के रूप में या इन्हें मिस यूज किया जाता है सेंटर की जो एजेंसीज हैं उनकी रिगार्डिंग में। अगर हम ईडी के बारे में बात करें तो इसका जो इस्टेब्लिशमेंट है स्टूडेंट्स एनफोर्समेंट यूनिट के रूप में इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। बाद में इसका जो नाम है वो चेंज किया गया एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के रूप में। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर में ये आपको देखने के लिए मिलता है। 1957 के समय इसका इस्टेब्लिशमेंट किया गया। और आप देखिए कि जो मनी लॉन्ड्रिंग का केस है यहाँ पे जो फॉरेन एक्सचेंज का जो केस है मनी लॉन्ड्रिंग है उन सभी को यहाँ पे एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के द्वारा डील किया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर में है। तो दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट। नेक्स्ट न्यूज़ अगर हम बात करें स्टूडेंट्स मणिपुर के बारे में है। मणिपुर के अंदर वहाँ पे जो पुलिस स्टेशन हैं यहाँ पे जो डिफरेंट टाइप के जो हमारी डिफेंस फोर्सेज के जो कैंप्स है वहाँ पे वेपन्स को यहाँ पे लूट लिया गया है वहाँ की जो पब्लिक है उसके द्वारा। तो आप देखिए कि इन ये जो बेसिकली जो वेपन्स है उनका मिस यूज वहाँ पे प्रोटेस्ट के समय में एक कम्युनिटी से दूसरे कम्युनिटी का जो सिचुएशंस वहाँ पे क्रिएट हुई हैं उसके अंदर में वहाँ पे यूज किया जाता है इन वेपन्स को। तो दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन कि मणिपुर का जो एक पुलिस का जो यहाँ पे स्टेशन है जहाँ से बेसिकली वेपन्स को जो पब्लिक है जो मोब है उसके द्वारा लूट लिया गया। नेक्स्ट आप देखिए कि इस तरीके का जो इंटेलिजेंस है वो होना चाहिए तो कम्प्लीटली इंटेलिजेंस का फेलियर है कि मोब के द्वारा इस तरीके का जो प्लानिंग है उसको किया गया और पुलिस का जो स्टेशन है उससे यहाँ से इस तरीके से जो वेपन्स है उनको लूट ले जाना। आप देखिए कि हमारा जो दंतेवाड़ा का जो रीजन है जो रेड कॉरिडोर का जो रीजन है उसके अंदर भी जो नक्सल जो पर्सन्स है उनके द्वारा ऐसे ही अटैक किया जाता है अपने जो वेपन्स है उनको कलेक्ट करने के रिगार्डिंग में। पुलिस का जो कोई लोकल स्टेशन होगा उसके ऊपर वो अटैक करेंगे वहाँ से वेपन्स है उनको वो कलेक्ट करते हैं। वो कलेक्ट करने के बाद में फिर बाद में अपना जो नेक्स्ट जो ऑपरेशन है या नेक्स्ट जो अटैक करना होता है उसके अंदर में उन वेपन्स को यूज करते हैं। तो दिस ऑल द पार्ट ऑफ द वेपन लूट का जो वहाँ पे जो एक न्यूज़ है जो सामने आया। मणिपुर के बारे में अगर हम बात करें तो एक तो आपको उसका जो जोग्राफिकल लोकेशन है उसके बारे में पता होना चाहिए। जैसे फुटबॉल स्टेडियम का जो फुटबॉल स्टेडियम का जो ग्राउंड होता है उसी तरीके से आपको देखने के लिए मिलेगा उसका जो कंप्लीटली जो मैप है। आप देखिए कि वैली का एरिया है वैली के एरिया के अंदर आपको उसका 60% जो पॉपुलेशन है वो देखने के लिए मिलता है। बाद में जो हिली एरिया है वहाँ पे उसका जो 40% पॉपुलेशन है वो पाया जाता है। और वहीं पे ही जो डिफरेंट टाइप की जो कम्युनिटीज़ हैं अलग अलग जो सेक्शंस हैं एथनिक जो कम्युनिटीज़ हैं उनके अंदर वहाँ पे जो कन्फ्लिक्ट है वो स्टार्ट हुआ स्टूडेंट्स। और कन्फ्लिक्ट होने की वजह से वहाँ पे जो सिचुएशंस है वो ग्राउंड लेवल पे सिचुएशंस काफ़ी ज़्यादा डैमेजिंग हैं। आप देखिए कि इंटरनेट का जो बैन है वो भी किया गया था बाद में इंटरनेट को रिस्टोर किया गया उसके बाद में फिर से वहाँ पे बैन किया गया है इंटरनेट को। तो दिस इज ऑल द पार्ट इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द मणिपुर। कल हमने मणिपुर से रिलेटेड वहाँ पे मोरिहा नाम का जो जगह है उसके बारे में डिस्कस किया था। जो आईएमटी हाईवे है इंडिया मणिपुर और जो इंडिया म्यांमार और थाईलैंड का जो हाईवे है जो मोरिया से स्टार्ट होगा इंडिया के अंदर में। इसके अलावा आप देखिए मोइरांग नाम की एक जगह है मोइरांग नाम की एक जगह है जहाँ पे नेताजी सुभाष चंद्र बोस जब इंडिया के अंदर जो आज़ाद हिंद फौज को लेके जब इंडिया में आए थे तो मोरांग नाम की जो मणिपुर के अंदर जो जगह है इंडियन लैंड के अंदर पे जहाँ पे इनके द्वारा सबसे पहले जो फ्लैग है उसका होस्टिंग किया गया था। तो दिस इज ऑल द पार्ट ऑफ द मणिपुर मोरिया एंड मोइरांग नाम की जो जगह है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स एथिक्स कमेटी के बारे में है। आप देखिए कि हमने पार्लियामेंट्री कमेटीज़ के बारे में डिस्कस किया था। एथिक्स कमेटी के सामने यहाँ पे एक टीएमसी की मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उनको अपीयर होना था बट उनके ऊपर लिटिल बिट जो पर्सनल टाइप के जो क्वेश्चंस है वो पूछे गए जो भी वहाँ पे कमेटी के जो हेड थे। इसकी वजह से जो अपोजिशन के जो मेंबर्स हैं वो उस कमेटी का जो मीटिंग है उससे वॉक आउट कर गए हैं। अब अगर हम एथिक्स कमेटी के बारे में बात करें तो ऑलरेडी हमने काफ़ी बार डिस्कस किया है कि हमारी अलग अलग टाइप की जो पार्लियामेंट्री जो कमेटी हैं
पार्लियामेंट्री जो कमेटी है वो आपको देखने के लिए मिलती हैं, जिसके अंदर आप देखिए कि फाइनेंस के अंदर 3 टाइप की कमेटी है, पब्लिक अकाउंट कमेटी है, एस्टीमेट कमेटी है और कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग है, जो PSUs हैं उनके रिगार्डिंग में है। ऐसी ही एक कमेटी आपको इंक्वायरी के रिगार्डिंग में देखने के लिए मिलती है, कमेटी ऑन पेटिशन, कमेटी ऑन प्रिविलेज और कमेटी ऑन एथिक्स। एथिक्स और प्रिविलेज एंड पेटिशन का जो कमेटी है इसके अंदर 15 मेंबर्स लोकसभा के अंदर होते हैं, 10 मेंबर आपको राज्यसभा के अंदर देखने के लिए मिलते हैं। प्रिविलेज कमेटी के बारे में भी आपको पता होना चाहिए, वो भी काफ़ी बार न्यूज़ के अंदर है, जिन भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स के द्वारा प्रिविलेज का यहाँ पे ब्रीच किया गया उन्हीं को वहाँ पे बुलाया गया है प्रिविलेज कमेटी के सामने। तो दिस इज ऑल द पार्ट ऑफ यहाँ पे इंक्वायरी के सेक्शन के अंदर 3 कमेटी हैं 15, 10। यूपीएससी के अंदर आपको जो मेंबर्स की जो संख्या है वो पूछ ली जाती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स यहाँ पे, इसके अलावा एथिक्स कमेटी के बारे में एक और इन्फॉर्मेशन है, ये आपको होनी चाहिए कि राज्यसभा के अंदर में 1997 के समय इस्टेब्लिशमेंट के अंदर आ चुकी थी, और जो हमारा लोकसभा है, लोकसभा के अंदर ये 2000 के समय इस्टेब्लिशमेंट में आती है एथिक्स कमेटी। नेक्स्ट स्टूडेंट्स यहाँ पे स्टेबल बर्निंग के रिगार्डिंग में एक जो फोटो है उसको मेंशन किया गया है। आप देखिए कि दिल्ली के अंदर जो एयर क्वालिटी है वो काफ़ी ज़्यादा डिक्लाइन हुई है पिछले कुछ दिनों से, 2-4 डेज के अंदर में वहाँ पे जो सिचुएशन है वो काफ़ी ज़्यादा डैमेजिंग है। और अगर हम हमारा स्टडी के पर्सपेक्टिव से बात करें स्टूडेंट, तो आप देखिए हम क्या क्या रीड करते हैं। एयर क्वालिटी इंडेक्स के बारे में रीड करते हैं, 8 उसके अंदर पोल्यूटेंट होते हैं। कमीशन ऑन एयर क्वालिटी एंड मैनेजमेंट है, उसके बारे में हम बात करते हैं। इसके अलावा आप देखिए कि नेशनल यहाँ पे जो नेशनल कमीशन फॉर एयर क्वालिटी जो बनाया गया था, नेशनल कमीशन फॉर एयर प्रोग्राम जो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूट किया गया था 131 सिटीज़ के रिगार्डिंग में, PM 2.5 है, PM 10 है, उसको यहाँ पे डील करने के रिगार्डिंग में। इसके अलावा आप देखिए कि ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान है, और भी काफ़ी सारे ऐसे इनिशिएटिव्स हैं। स्टेबल बर्निंग अगर किया जाएगा तो उसकी रिगार्डिंग में जो हमारा पूसा का जो एग्रीकल्चर कॉलेज है उनके द्वारा डेवलप किया गया है कि यहाँ पे जो स्टेबल को डिकम्पोजर है वो लाया जाएगा, जिससे कि स्टेबल को यहाँ पे डिकम्पोज किया जा सके और नया जो सीजन के लिए जो फसल उनको तैयार करनी है, फार्मर्स को जो अपना एग्रीकल्चर फील्ड को तैयार करना है उसको वो तैयार कर सकें। तो दिस इज ऑल द इन्फॉर्म। यहाँ पे जो मेजर रीजन क्या है स्टेबल बर्निंग का, उसके बारे में अगर हम बात करें तो मेजर रीजन स्टूडेंट्स पंजाब के अंदर जो यहाँ पे पंजाब की कुछ लॉज भी हैं, वहाँ पे जो कब आपको जो खरीफ का जो फसल है उसको उगाना है, कब उसको काटना है, तो उगाने का एक टाइम पीरियड है जब उसको उगाया जाता है। और रबी का जो क्रॉप का जो आप देखिए कि जो स्टार्ट करना जो होता है वो आपको 15 अक्टूबर के बाद से लेकर और 15 नवंबर का जो समय है, हार्डली जो 1 मंथ का जो टाइम है वो बनता है इस दिनों में, कि आपको जो एग्रीकल्चर फील्ड है उसको फिर से तैयार करना है रबी सीजन के लिए में, जो आपको गेहूं है, सरसों है, उन सभी को जो उगाना है, वीट एंड मस्टर्ड है, जो रबी की जो क्रॉप है उसको उगाना है उससे पहले। तो आप देखिए कि 1 मंथ के अंदर में अगर ये यहाँ पे स्टेबल जो बर्निंग है वो नहीं की जाएगी तो जो बेसिकली फील्ड है वो तैयार नहीं होगा। मैकेनाइजेशन का भी एक रोल है, क्योंकि ये यहाँ पे जो पैडी का जो यहाँ पे जो कल्टीवेशन है, पैडी को जो काटा जाता है वो काफ़ी ऊपर से काटा जाएगा। यहाँ के जो यहाँ पे जो डाउन साइड में जो एरियाज है वो बचता है फील्ड के अंदर में, उसी को जलाया जाता है फार्मर्स के द्वारा। तो 1 मंथ के अंदर उनको यहाँ पे प्रिपेयर करना होता है। पूसा के द्वारा आप देखिए कि जो यहाँ पे डिकम्पोजर नाम का जो स्प्रे है उसको तैयार किया गया, इसको डिकम्पोज करेगा, बट वो भी यहाँ पे अवेलेबल ना होना, गवर्नमेंट के द्वारा जो सब्सिडी है वो प्रोवाइड ना करना, ऐसे काफ़ी कुछ ऐसे रीजन हैं जिसकी वजह से स्टेबल बर्निंग है वो आपको देखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पे अपोजिशन पार्टी के जो लीडर हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस के, वो बेसिकली यहाँ पे आप देखिए कि जो कालेश्वरम लिफ्ट इरिगेशन जो प्रोजेक्ट है, कालेश्वरम जो लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट है उसके एरिया के अंदर वो विजिट के लिए गए हैं तेलंगाना के अंदर में। अब आपको कालेश्वरम के बारे में पता होना चाहिए कि जो कालेश्वरम लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट है वो किसके रिगार्डिंग में है। कालेश्वरम लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट के अंदर कौन सी जो रिवर है उसका पानी है उसको यूज किया जाएगा। तो आपको सबसे पहले आपको पता होना चाहिए स्टूडेंट्स, जो कालेश्वरम लिफ्ट इरिगेशन मीन्स पानी को वहां से लिफ्ट किया जाएगा, पंप किया जाएगा, और पंप करने के बाद में वो इरिगेशन के पर्पज से वो काम आएगा। तो आप देखिए कि कालेश्वरम जो लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट है इसके अंदर जो गोदावरी नाम की जो नदी है, गोदावरी नाम की जो नदी है उसका पानी यहाँ पे यूज किया जाएगा। बट इसके साथ में आपको जो गोदावरी और यहाँ पे जो प्राणहिता है, प्राणहिता नदी क्या है स्टूडेंट्स, ऑलरेडी जो काफ़ी सारी ऐसी नदियां हैं उनके कन्फ्लुएंस के साथ में ये जो नदी है वो क्रिएट होती है। प्राणहिता और गोदावरी इन दोनों का कन्फ्लुएंस का जो रीजन है जहाँ पे ये जो कालेश्वरम लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट है उसको बनाया गया है,
गोदावरी नदी के बारे में अगर हम बात करें स्टूडेंट, तो गोदावरी नदी का जो ओरिजिन है आपको त्रिम्बकेश्वर, त्रिम्बकेश्वर जो नासिक का जो एरिया है, त्रिम्बकेश्वर जो नासिक के पास में जो एरिया है वहां से ओरिजिनेट होती है गोदावरी नदी। काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे डेक्कन के एरिया के पर्सपेक्टिव से, डेक्कन के एरिया के अंदर इरिगेशन के पर्सपेक्टिव से। तो दिस इज ऑल द पार्ट ऑफ यहाँ पे कालेश्वरम लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट, जो कि तेलंगाना के अंदर बनाया गया है कावेरी सॉरी गोदावरी एंड द प्राणहिता नदी है उसके कन्फ्लुएंस के अंदर में। और यहाँ पे जो बेसिकली तेलंगाना के रिगार्डिंग में कुछ दो मिशन है, दो मिशंस को यहाँ पे डेवलप किया जाएगा कालेश्वरम लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट के थ्रू में। एक तो आप देखें कि मिशन काकतीय है, मिशन काकातिया, मिशन काकातिया है। अब ये काकातिया क्या है? काकातिया एक डायनेस्टी हुआ करती थी स्टूडेंट्स, जो यहाँ पे वारंगल का जो रीजन है वहां से रूल किया करती थी। और ये जो काकतिया डायनेस्टी है उसी के अंदर एक आपको क्वीन है, उनका रूल आपको देखने के लिए मिलेगा। रानी रुद्रमा देवी है जो काकतिया डायनेस्टी की एक रूलर हुआ करती थी, उन्होंने उनके द्वारा कुछ रूल किया गया है। अभी पिछले कुछ दिनों से लास्ट 1-2 ईयर के अंदर में जो काकतिया डायनेस्टी है, काकतिया जो डायनेस्टी है स्टूडेंट्स, इनके जो टेम्पल्स हैं, इनके जो टेम्पल्स हैं उनको यूनेस्को के अंदर में रिकॉग्नाइज किया गया था। तो उस वजह से भी ये जो काकतिया डायनेस्टी है वो न्यूज़ के अंदर में थी। यहाँ पे इनके जो अलग अलग आपको जो रूलर्स हैं उनका नाम आपको पता होना चाहिए। कौन ऐसे फॉरेन ट्रेवलर हैं जो इनके समय विजिट किए थे? एक तो आप देखिए कि इनका एक पोर्ट भी हुआ करता था, मोटोपल्ली नाम का एक इनका पोर्ट हुआ करता था। इसके अलावा एक इटालियन जो ट्रेवलर हैं वो यहाँ पे विजिट किए थे, मैक्रोपोलो, मैक्रोपोलो है या माइक्रोपोलो उनका नाम है, वो पर्सन है वो यहाँ पे विजिट करते हैं काकतिया डायनेस्टी के अंदर में। और अगर हम बात करें जो रानी रुद्रमा देवी हैं, कौन कौन से जो टेम्पल्स हैं वो इनके द्वारा बनाए गए, कौन सा ऐसा टेम्पल है जिसके अंदर में बेसिकली डाइटी के नाम के ऊपर टेम्पल ना होते हुए जो कंस्ट्रक्टर है जिनके द्वारा उसको बनाया गया है उसके नाम पे उस टेम्पल का नाम रखा गया है। तो उनके बारे में आपको यहाँ पे काकतिया डायनेस्टी के बारे में आपको रीड करना है। तो मिशन काकतिया है, मिशन भागीरथा है, मिशन भागीरथा है, मिशन काकतिया है, जो इस कालेश्वरम लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट के ऊपर में डेवलप किया जाएगा। फैंटेसी स्पोर्ट्स के बारे में है स्टूडेंट्स, हमारी गवर्नमेंट के द्वारा जो टैक्सेशन है वो लगाए गए हैं ऑनलाइन गेमिंग के रिगार्डिंग में, ऑनलाइन यहाँ पे जो फैंटेसी स्पोर्ट्स हैं उनके रिगार्डिंग में। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि इंडिया के अंदर में जो फैंटेसी स्पोर्ट्स हैं, जैसे जैसे 5G का जो समय आया है, फैंटेसी स्पोर्ट्स इंडिया के अंदर इनका जो पेनिट्रेशन है, इनकी जो संख्या है वो इंक्रीज हुई है। इसके अलावा अगर हम बात करें स्टूडेंट्स इंडिया के अंदर में जो अगर लीगल पर्सपेक्टिव से हम डिस्कस करें तो गेम ऑफ स्किल एंड गेम ऑफ जो चांस है उसको दोनों को सेपरेट रखा गया है। फैंटेसी स्पोर्ट्स को यहाँ पे रेगुलेट करने की क्या ज़रूरत है, क्योंकि स्टूडेंट्स बेसिकली ग्रे एरिया के अंदर में इनको काउंट किया गया है। यहाँ पे आपको काफ़ी सारी जो इलीगल एक्टिविटीज़ हैं वो देखने के लिए मिलती हैं। यहाँ पे एक ग्राउंड जो जीरो है उसके अंदर में इस न्यूज़ को कवर किया गया था कि बेसिकली जो फैंटेसी के अंदर में इस तरीके से एक पुलिस पर्सन है उनके द्वारा कुछ पैसे हैं वो जीते गए, उनको फिर नौकरी से सस्पेंड कर दिया गया। फैंटेसी स्पोर्ट्स के अंदर जो मनी है उनके द्वारा अर्न किया गया उसके रिगार्डिंग में। और आप देखिए कि कैसे उनके द्वारा इस तरीके की जो इलीगल एक्टिविटी है, जो यहाँ पे गेम ऑफ चांस का जो कॉन्सेप्ट है उनको उनके द्वारा प्रमोट किया गया है, उसी के बारे में यहाँ पे डिस्कस किया गया है रिस्क ऑफ फैंटेसी के अंदर में। तो आपको बेसिकली यहाँ पे आपके लिए एक होमवर्क है, होमवर्क ये है कि हमारे यहाँ पे जो बैटिंग है, जो गैम्बलिंग है, इसको कौन से जो लिस्ट है उसके अंदर में शामिल किया गया है। क्या वो सेंटर के द्वारा कानून है वो बनाया जाता है, या हमारा जो स्टेट गवर्नमेंट है उसको यहाँ पे पावर है कि गैम्बलिंग है जो यहाँ पे जो बैटिंग है, बैटिंग क्या है स्टूडेंट्स? बैटिंग बेसिकली आप देखिए कि बैटिंग के अंदर आपको देखने के लिए मिलेगा कि यहाँ पे स्पोर्ट्स सेक्टर के अंदर में कि कौन टीम है वो यहाँ पे जीतेगा मैच, कौन टीम के द्वारा यहाँ पे रन है वो स्कोर किए जाएंगे, उसी के पर्सपेक्टिव में आपको जो बैटिंग है वो देखने के लिए मिलती है। एक BCCI की रिगार्डिंग भी एक कमेटी है इंडिया के क्रिकेट सेक्टर के रिगार्डिंग में, लोडा कमेटी, उनके द्वारा भी यहाँ पे बैटिंग को अलाउ करने की बात की गई थी। बट उनके द्वारा कहा गया था कि जो स्पोर्ट्स पर्सनस है, जो स्पोर्ट्स के जो पर्सनस है वो इसके अंदर इन्वॉल्व ना हो। एक आपको क्रिकेट के अंदर एक आपको एक नाम और देखने के लिए मिलता है, स्पोर्ट फिक्सिंग। स्पोर्ट फिक्सिंग क्या है स्टूडेंट्स? स्पोर्ट फिक्सिंग यही है कि एक प्लेयर के द्वारा यहाँ पे बॉल किया गया और बॉल को वो नो बॉल कर दे, या कोई उसके पास में कोई कैच आया तो कैच को वो ड्रॉप कर दे, तो उसको बेसिकली यहाँ पे एक मूवमेंट के रिगार्डिंग में, कंप्लीट गेम के रिगार्डिंग में ना होते हुए एक मूवमेंट के रिगार्डिंग में कोई यहाँ पे बैटिंग किया जाए, या कोई ये ऑलरेडी जो डिसीजन है वो पता हो लोगों को, उसके बेसिस पे जो मनी है वो यहाँ पे लगाया जाए, तो उसको यहाँ पे स्पोर्ट फिक्सिंग का जो नाम है वो दिया गया है। नेक्स्ट हम बात करें स्टूडेंट्स UN के बारे में है। ऑलरेडी हमने कुछ दिन पहले UN के बारे में डिस्कस किया था
स्टूडेंट्स आप देखिए कि 24 अक्टूबर को हम यूएन डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। 1945 के समय ये इस्टेब्लिश हुआ, पर प्रेजेंट का जो वॉर का जो सिचुएशन है, क्या उसको ये डील करने के रिगार्डिंग एक इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूशन है। अब देखिए स्टूडेंट्स, वर्ल्ड वॉर वन के समय जो लीग ऑफ नेशंस है वो क्रिएट किया गया था, बट लीग ऑफ नेशंस के अंदर में जर्मनी को जिस तरीके से ट्रीट किया गया था उसकी वजह से कहा गया था कि लीग ऑफ नेशंस के द्वारा जो डिसीजंस लिए गए थे, या आफ्टर द वर्ल्ड वॉर वन के बाद में जो ट्रीटी है जो वहाँ पे इस्टेब्लिशमेंट में आया, उसके द्वारा जर्मनी को जिस तरीके से ट्रीट किया गया, जर्मनी के ऊपर जिस तरीके से रेस्ट्रिक्शंस लगाए गए, वो बेसिकली उनके द्वारा जो सीड है, जो बीज है, वो बो दिया गया था वर्ल्ड वॉर सेकंड का, कि वर्ल्ड वॉर सेकंड के रिगार्डिंग में जो रिस्पॉन्सिबल है वो वर्ल्ड वॉर वन के बाद में जो पीस ट्रीटी था उसके अंदर में जो ट्रीटीज इस तरीके से जर्मनी को वहाँ पे मिसट्रीट किया गया, जर्मनी के ऊपर रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए गए, उसको जो फाइन है वो भी पे करना था। तो उसी के रिगार्डिंग में जो वर्ल्ड वॉर सेकंड है वो आपको देखने के लिए मिलता है। आफ्टर द वर्ल्ड वॉर सेकंड, जिसके अंदर हिरोशिमा एंड नागासाकी के ऊपर जो बॉम्ब है वो गिराए गए, वर्ल्ड वॉर सेकंड वहाँ पे एंड होता है। उसके बाद में आप देखिए कि उसी वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद में यूएन है वो इस्टेब्लिशमेंट में आता है। यूएन के अलावा और भी काफ़ी सारे जो ऑर्गेनाइजेशन है वो इस्टेब्लिशमेंट में आते हैं, बट प्रेजेंट का जो हम वर्ल्ड का जो सिचुएशन है उसके बारे में बात करें तो कम्प्लीटली बिग पावर्स का आपको जो डोमिनेशन है वो देखने के लिए मिलता है यहाँ पे। चाहे इसके अंदर आप देखिए कि रसिया हो, चाहे आप देखिए कि यहाँ पे यूएसए हो, चाहे अगर हम बात करें जो प्रेजेंट समय में जो चाइना के द्वारा भी, जो प्रेजेंट समय में जो चाइना है वो एक बिग पावर के रूप में इमर्ज हुआ है आफ्टर द 90s के एरा के अंदर में। और उसके बाद में चाइना के द्वारा भी अभी अपना जो फायर है, अपना जो मिसट्रीट है वो नहीं किया गया, बट समय समय पे उसके जो नाइबर कंट्रीज हैं, चाहे अगर हम इंडिया की ही बात करें, उनके द्वारा इस तरीके से जो इंसिडेंट्स है वो किए जाते हैं इलीगल, जो वहाँ पे किसी एरिया का सोर्निटी ना करना, किसी के एरिया का यहाँ पे रेस्पेक्ट ना करना। तो आप देखिए कि चाइना के द्वारा इस तरीके के जो इंसिडेंट्स है वो आपको देखने के लिए मिलते हैं। रसिया के बारे में अगर हम बात करें तो प्रेजेंट ही क्राइसिस है, रसिया यूक्रेन का क्राइसिस है। यूएस के बारे में अगर हम डिस्कस करें स्टूडेंट, तो आप देखिए कि यूएस के द्वारा अफगानिस्तान के अंदर में अटैक किया गया, जिसके अंदर कंप्लीट वर्ल्ड है वो यहाँ पे रेडी था उस ऑपरेशन के अंदर में। बट उसके बाद में आप देखिए कि यूएस के द्वारा जो इराक के अंदर जो मिस एडवेंचर किया गया, यूएस के एक वहाँ पे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हुआ करते थे, पावेल उनका नाम हुआ करता था, उनके द्वारा देखिए कि एक कॉन्सेप्ट है वो दिया गया था, वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, कि इराक के अंदर में WMD है। आपको ये काफ़ी सारी मूवीज़ के अंदर भी ये वर्ड देखने के लिए मिलेगा कि इराक के अंदर में WMD है, वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। उसी के बेसिस पे यहाँ पे यूएस के द्वारा इराक के अंदर अटैक किया गया है। बट आप देखिए कि वहाँ पे इराक का जो इकोनॉमी है, सभी चीज़ों को वहाँ पे डिस्ट्रॉय कर दिया गया है यूएस के द्वारा में। और इसके अलावा अगर हम बात करें 2011 के समय, चाहे वो लीबिया हो, चाहे माली हो, अलग अलग जो अफ्रीकन कंट्रीज हैं, जिसके बाद में जो आपको अरब स्प्रिंग है वो देखने के लिए मिलता है, अरब स्प्रिंग का जो डोमिनेशन है वो स्टार्ट होता है। तो अरब स्प्रिंग के बिहाइंड में यूएस ही एक रेस्पॉन्सिबल है, कि यूएस के द्वारा जो कम्प्लीटली जो पॉलिटिकल पावर्स है उनको विड्रॉ करने के अंदर में, उनको यहाँ पे टॉपल डाउन करने में यूएस का एक रोल है। तो यहाँ पे आप देखिए कि इन वॉर्स की जो सिचुएशन है, जो यूएस का हो, यहाँ पे रसिया का हो, या चाइना के समय जो समय समय पे अलग अलग कन्फ्लिक्ट देखने के लिए मिलते हैं, उसके अंदर यूएन का जो रोल है वो क्या है। यूएन के द्वारा ये टूथलेस तो नहीं है, क्या ये लड़ाइयाँ रोकने के अंदर में, उसको यहाँ पे डिस्कस किया गया है। प्रेजेंट समय में जो अब्राहम अकॉर्ड है, अब्राहम अकॉर्ड क्या है कि जो इजराइल का जो कंट्री है उसका जो रिलेशंस है मिडिल ईस्ट के कंट्रीज के साथ में इस्टेब्लिश हो, अरब जो कंट्रीज है उनके साथ में उसके जो रिलेशंस है वो स्ट्रेंथन है, उसी के रिगार्डिंग में अब्राहम अकॉर्ड है। तो 2020 के समय इस्टेब्लिशमेंट में आया था। यूएन के बारे में बात किया गया कि यूएन के अंदर में आप देखिए कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर में जो बिग पावर्स है उनका डोमिनेशन आपको देखने के लिए मिलता है। वो कभी भी चाहे तो यूएन का कोई भी एजेंसी है उससे वो विड्रॉ कर लेते हैं अपने आप को। चाहे आप देखिए ये यूएन का एजेंसी तो नहीं है वो बेसिकली, बट UNFCCC है, उससे भी यहाँ पे जब यूएस के प्रेसिडेंट हुआ करते थे, एक जो प्रीवियस जो प्रेसिडेंट है उनके द्वारा वहाँ पे विड्रॉ कर लिया गया था UNFCCC, जो क्लाइमेट चेंज प्रेजेंट समय की एक क्राइसिस है। इसके अलावा यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में वीटो कर दिया जाता है। तो इनको रिफॉर्म की ज़रूरत है, जो रिफॉर्म इंडिया के द्वारा भी डिमांड की जाती है G4 के थ्रू, जो G4 कंट्रीज़ हैं। इसके अलावा यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर मोर मेंबर्स को ऐड किया जाए एज ए परमानेंट मेंबर के रूप में। तो दिस इज ऑल द पार्ट ऑफ यूएन का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसके बारे में हमने डिस्कस किया। एलिफेंट विस्पर के बारे में बात की गई है, एक एलिफेंट कैंप है आपके लिए, बेसिकली ये होमवर्क है, ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है। एलिफेंट विस्पर नाम का एक डॉक्यूमेंट्री था इस साल, एलिफेंट विस्पर नाम का एक डॉक्यूमेंट्री था जिसके अंदर कुछ एक कपल्स थे जिनके द्वारा आप देखिए कि
जो एलिफेंट है उसको प्रोटेक्ट किया गया था। तो बेसिकली जो एलिफेंट का वो कैंप है जहाँ पे एलिफेंट विस्पर जो डॉक्यूमेंट्री है जिसको ऑस्कर का जो प्राइज है वो मिला, वो एलिफेंट का जो कैंप है वो कौन से स्टेट के अंदर में है, कहाँ पे वो सिचुएटेड है, दिस इज ऑल द पार्ट ऑफ एलिफेंट विस्पर। आप देखिए एक कैंप से दूसरे कैंप के अंदर जो एलिफेंट्स हैं उनको यहाँ पे ट्रांसफर किया गया है, उसी के रिगार्डिंग में इसको मेंशन किया गया है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स एनसीईआरटी के पर्सपेक्टिव से है, एनसीईआरटी की जो बुक्स है उनके अंदर में इलेक्शन जो लिटरेसी है, इलेक्टोरल जो लिटरेसी है उसको ऐड किया जाएगा। आप देखिए कि काफ़ी सारे जो प्रोग्राम है इलेक्शन के जो कमीशन के द्वारा एक स्वीप का जो प्रोग्राम है वो चलाया जाता है जिसके थ्रू इलेक्टोरल जो पार्टिसिपेशन है वो यहाँ पे इंक्रीज हो। इसके अलावा अगर हम बात करें स्टूडेंट्स यहाँ पे स्वीप प्रोग्राम के अलावा आप देखिए कि जो नोटा को जो ऐड किया गया था, नोटा नन ऑफ द अबाउ, कोई भी पर्सन है जो आपको पसंद नहीं है उसके रिगार्डिंग में जब नोटा को यहाँ पे ऐड किया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा पीयूसीएल वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया केस के थ्रू, तो नोटा को ऐड करने के बिहाइंड में भी रीजन यही था कि पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन है वो इंक्रीज हो। बट इंडिया के अंदर आपको जो काफ़ी कम संख्या में काफ़ी ज़्यादा ऐसे पर्सनस है जो इलेक्शंस के अंदर में वोटिंग है वो नहीं दी जाती है उनके द्वारा में। स्टूडेंट्स हमारा जो राइट टू वोट है, जो हमारा राइट टू वोट है वो क्या है बेसिकली, आप ये क्वेश्चन है उसको बताना कि राइट टू वोट क्या हमारा एक क्या हमारा यहाँ पे एक फंडामेंटल राइट है, क्या हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। तो राइट टू वोट बेसिकली क्या राइट है, आपको इसके बारे में आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताना। यूपीएससी के द्वारा 2017 के समय ये क्वेश्चन पूछ लिया गया था। यूपीएससी के द्वारा 2017 का जो प्रीलिम्स है उसके अंदर ये क्वेश्चन पूछ लिया गया था कि राइट टू वोट क्या है। इसके अलावा स्टूडेंट्स यहाँ पे कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में बात की गई है कि कोऑपरेटिव्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट्स हैं फार्मर्स के वेलफेयर के रिगार्डिंग में। ब्राज़ील के जो यहाँ पे एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं वो इंडिया की विजिट के लिए आए थे, उनके द्वारा ये स्टेटमेंट दिया गया है। आपको इंडिया के अंदर जो कोऑपरेटिव्स है उसके बारे में पता होना चाहिए, आर्टिकल 19 के अंदर उसको मेंशन किया गया है। 43B के अंदर में है जो डीपीएसपी के अंडर में है, ये फंडामेंटल राइट का पार्ट है, ये डीपीएसपी का पार्ट है। और इसके अलावा आप देखिए कि 243 जेड एस से लेकर जेड टी तक का जो कॉन्सेप्ट है उसके अंदर भी यहाँ पे कोऑपरेटिव्स को मेंशन किया गया है। 97 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है, उसको यहाँ पे देखिए कि कुछ उसका पार्ट है उसको वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा नल एंड वॉइड है उस डिक्लेयर कर दिया गया था कोऑपरेटिव के रिगार्डिंग में। काफ़ी सारे जो कोऑपरेटिव मूवमेंट है वो भी आपको देखने के लिए मिलते हैं फार्मर्स के रिगार्डिंग में। इंडिया के अंदर में अलग अलग सेक्टर्स के अंदर में काफ़ी सारे जो कोऑपरेटिव मूवमेंट्स है वो चलाए गए। इसके अलावा अगर हम रूरल लेवल के ऊपर जो फार्मर्स हैं उनको अगर फाइनेंस के पर्सपेक्टिव से बात करें तो आप देखिए कि स्टूडेंट्स हमारे यहाँ पे जो ग्रामीण बैंक है, रीजनल रूरल बैंक जो कॉन्सेप्ट है वो आपको देखने के लिए मिलता है। रीजनल रूरल बैंक है जो 1976 के समय इस्टेब्लिशमेंट में आया। इसके अलावा आप देखिए कि नाबार्ड का नाम का जो ऑर्गेनाइजेशन है वो भी है जिसका काम है रूरल एरियाज के अंदर में कोई भी बैंक का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है जैसे कि प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग है वो नहीं किया जाता है, तो पैसा कैसे जाएगा, वो पैसा नाबार्ड के पास में चला जाता है जिसके द्वारा रूरल एरियाज के अंदर में लंबे समय के लिए जो प्रोजेक्ट्स है उनके अंदर उसके द्वारा इन्वेस्टमेंट है वो किया जाता है। तो दिस इज ऑल द पार्ट ऑफ कोऑपरेटिव जो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। माइक्रो फाइनेंस के बारे में भी अगर हम यहाँ पे बात करें तो मोहम्मद यूनिस नाम के एक पर्सन है बांग्लादेश से रिलेटेड, उनके द्वारा भी जो ग्रामीण बैंक है वो चलाया गया था और उनको अभी बांग्लादेश की गवर्नमेंट के द्वारा अलग अलग केसेज के अंदर में चार्ज किया है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स यहाँ पे वर्ल्ड के रिगार्डिंग में है, आप देखिए कि लेबनान के अंदर में, अब लेबनान कहाँ पे सिचुएटेड है, आप देखिए कि ये इजराइल है, इजराइल का जो साउथ वेस्टर्न पार्ट है वहाँ पे गाजा स्ट्रिप है। सबसे नॉर्दर्न पार्ट के अंदर आपको लेबनान देखने के लिए मिलेगा। लेबनान का कैपिटल है वो क्या है स्टूडेंट्स, बैरूत उसका कैपिटल है। और आप देखिए कि लेबनान के अंदर एक और कॉन्सेप्ट है, लेबनान के अंदर जो हाईएस्ट पॉलिटिकल जो पावर्स है ना, जैसे कि आप देखिए कि वहाँ पे प्रेसिडेंट हुआ, वहाँ पे जो प्राइम मिनिस्टर हुआ और जो स्पीकर हुआ, वहाँ पे अलग अलग जो सेक्शंस हैं, अलग अलग जो कम्युनिटीज़ हैं उनके द्वारा वो होल्ड किया जाता है। जैसे प्राइम मिनिस्टर वहाँ पे जो 3 टाइप के अलग अलग जो सेक्शंस हैं उनके द्वारा उस पोस्ट को यहाँ पे पोस्ट के ऊपर वो रहेंगे उस कम्युनिटी सेक्शन के रिगार्डिंग में। तो एक इंक्लूसिविटी का जो कॉन्सेप्ट है वो लेबनान के अंदर इस तरीके से किया गया है। बैरूत के अंदर ब्लास्ट भी हुआ था स्टूडेंट 2020 के समय में, 2020 के समय में बैरूत के अंदर ब्लास्ट हुआ था, एक फर्टिलाइजर का वो प्लांट था उसी के अंदर में। इसके अलावा स्टूडेंट्स अगर हम बात करें ये जो लेबनान है इसके सदर्न पार्ट के अंदर में जो इजराइल के साथ में नॉर्दर्न पार्ट टच करता है, वहाँ पे हजीबुल्लाह नाम का एक ऑर्गेनाइजेशन है जो ईरान के द्वारा उसको बैक किया जाता है। तो उसके द्वारा यहाँ पे इजराइल के ऊपर हमें अटैक किया गया है। यहाँ पे एक नदी भी है, उस नदी के बारे में आप ज़रूर से रीड करना,
लेटिनी उस नदी का नाम है। इजराइल का मेन काम यही है कि उस रिवर का जो नॉर्दर्न पार्ट है, उस रिवर का जो अदर साइड है उसके अंदर में हजीबुल्लाह के जो एक्टिविस्ट हैं उनको वहाँ पे धकेल दिया जाए अटैक के थ्रू में, जिससे वो इजराइल का एरिया के अंदर में यहाँ पे अटैक है वो उसको नहीं कैरी आउट कर सकें। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट बहरीन के पर्सपेक्टिव में है, बहरीन के द्वारा इजराइल के साथ अपने रिलेशंस हैं उनको एंड करने की बात की गई है। अब ये बहरीन कहाँ पे सिचुएटेड है, आप देखिए हमने अरेबियन पेनिनसुला के बारे में डिस्कस किया था। यहाँ पे हमारा ओमान है, यहाँ पे हमारा यमन है। यमन के अंदर कौन से रिबेलियंस मिलते हैं स्टूडेंट्स, होती रिबेलियंस है। यमन के अंदर आपको कौन से रिबेलियंस देखने के लिए मिलते हैं, होती रिबेलियंस। ये ओमान है, ओमान के ही आपको इसी पार्ट के अंदर में यहाँ पे आपको क्या देखने के लिए मिलेगा, कतर देखने के लिए मिलेगा, जहाँ पे कुछ इंडियन कम्युनिटी के जो पर्सन्स हैं उनको वहाँ पे डिटेंड किया गया, एक्स हमारे जो नेवी के ऑफिसर्स हैं। नेक्स्ट आप देखिए कि इसी कतर के पास में यहाँ पे सिचुएटेड है बहरीन, और बहरीन के द्वारा अपने जो रिलेशंस हैं उनको एंड किया गया है इजराइल के साथ में। अब ये बहरीन ने रिलेशंस कब इस्टेब्लिश किए थे, बहरीन ने जो रिलेशंस इस्टेब्लिश किए थे वो अब्राहम अकॉर्ड के थ्रू इस्टेब्लिश किए थे 2020 के समय। जो अब्राहम अकॉर्ड इस्टेब्लिशमेंट में आया था जिसके थ्रू अरेबियन कंट्रीज के रिलेशंस हैं यहाँ पे, डिप्लोमेटिक रिलेशंस है वो इस्टेब्लिश किए गए थे वहाँ पे इजराइल के साथ में। नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में अगर हम बात करें स्टूडेंट, नेक्स्ट न्यूज़ है रसिया के रिगार्डिंग में। रसिया के द्वारा जो न्यूक्लियर बैन ट्रीटी है जिसको यहाँ पे रेटिफाई किया गया था, वहाँ पे रेटिफिकेशन को रिवोक करने के रिगार्डिंग में जो वहाँ पे जो एक्ट है उसको पास किया गया। ऑलरेडी हमने इसको डिस्कस किया है कि कैसे अलग अलग तरीके की जो ट्रीटीज हैं वो इस्टेब्लिशमेंट में आई थी। रसिया के द्वारा यहाँ पे उसको रिवोक इस वजह से किया गया कि यूएस के द्वारा भी उस ट्रीटी को साइन किया गया था, बट उनके द्वारा रेटिफाई है वो नहीं किया गया, रसिया के द्वारा उसको रेटिफाई किया गया था। नेक्स्ट आप देखें कि यहाँ पे म्यांमार के रिगार्डिंग में है। नॉर्दर्न पार्ट ऑफ म्यांमार के अंदर जो एक सिटी है वो कम्प्लीटली वहाँ का आर्मी है उसके पावर से हाथ से जा चुका है, उसके बारे में इसमें डिस्कस किया गया है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स इजराइल के रिगार्डिंग में है, हमास का जो रीजन था गाजा स्ट्रिप, वहाँ पे काफ़ी सारे लोगों का डेथ हुआ है, चिल्ड्रंस का बहुत ज़्यादा वहाँ पे डेथ है वो देखने के लिए मिला है। तो दिस इज ऑल द पार्ट ऑफ इजराइल, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे हमने जब बहरीन के बारे में डिस्कस किया तो आपको ये पता होना चाहिए कि इजराइल के अंदर जो जेरूसलेम है, जेरूसलेम को यहाँ पे पैलेस्टीनियन का जो सिटी है उसके रूप में भी रिकॉग्नाइज किया गया है बहरीन के द्वारा। नेक्स्ट न्यूज़ अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म है। अब एक कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म क्या है स्टूडेंट्स, ऑलरेडी मैंने इसको टेलीग्राम चैनल में एक बार शेयर किया था कुछ इन्फॉर्मेशन इसके रिगार्डिंग में। कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म ये है, सपोज कीजिए ये यूरोपियन यूनियन है, यूरोपियन यूनियन से बाहर से अगर कोई भी मटेरियल आता है, कोई भी गुड्स आता है, तो उस गुड्स के थ्रू यहाँ पे कितना जो कार्बन है वो यहाँ पे रिलीज होगा। कोई मैन्युफैक्चर अगर गुड आता है, मैन्युफैक्चर गुड है, उसके थ्रू यहाँ पे उसको प्रोडक्ट को बनाने के अंदर कितना कार्बन है वो यहाँ पे रिलीज हुआ होगा, उसी के बेसिस पे यहाँ पे जो चार्ज है वो किया जाएगा कार्बन टैक्स के रूप में यूरोपियन यूनियन के अंदर में। हमारे जो मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री वाले जो मिनिस्टर हैं उनके द्वारा कहा गया है ये यूरोपियन यूनियन को ही उसका जो मैन्युफैक्चरिंग है उसको ये डिस्टर्ब करेगा, क्योंकि आप देखिए कि इंडिया से कोई भी यहाँ पे रॉ मटेरियल वहाँ पे सप्लाई होगा उनके द्वारा इस तरीके का जो ज़्यादा टैक्स है वो लगाया जाएगा, जिसकी वजह से आप देखिए कि वहाँ का जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है वो कम्प्लीटली एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है। इंडिया से के थ्रू भी जो रॉ मटेरियल है वो सप्लाई किया जाता है, तो वो बेसिकली कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म का पार्ट है। इंडिया के द्वारा भी यहाँ पे जो कार्बन टैक्स है उसके बारे में बात की गई है, तो दिस इज ऑल द पार्ट ऑफ कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म। आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि व्हाट इज कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म, कौन से एरिया के अंदर ये ऑपरेट होता है, कहाँ पे कौन सा जो यहाँ पे इसके जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, कितना जो चार्ज है वो लगाया जाएगा, इंडिया से कितना चार्ज आपको देखने के लिए मिलता है, तो उसके बारे में यहाँ पे डिस्कस किया गया है। तो दिस इज ऑल द पार्ट ऑफ टूडेज न्यूज़पेपर डिस्कशन, जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है उसके बारे में हमने इसको डिस्कस किया। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।